जी सर।
सर आपने ग्रुप में सेंड कर दी सर, क्योंकि अभी तक कोई ऑनलाइन नहीं आया ना, तो इसलिए। अच्छा। Good evening, everyone. Is my voice is clear? Screen is visible to you? Is my voice is clear? Screen is visible to you? Okay. Let's wait for 1 minute, then we will start. It's already 5:10, but it's okay. It's our first class. Let's wait for 1 minute, then we will start. हाँ यार, आप तो मॉर्निंग की क्लास में भी थे एंड आप टीजीटी में भी इनरोल्ड है। जो स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि जब भी क्लास फर्दर आगे बढ़े तो मुझे पता हो कि क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो ऐड ऑन है। ओके, तो हम जो है आज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले जो है थोड़ा सा सिलेबस एक बार गो थ्रू करेंगे कि टीजीटी के सिलेबस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरीके से जो है वो टीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी चीजें जो है पढ़नी है।
देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री हमें पता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है इसका और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इतने सारे वास्ट सिलेबस में हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेसिफिकली हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे जो हमारा सिलेबस है प्लस जो हमारे पास पीवाईक्यूज़ होंगे। उन दोनों का मिक्सअप करके हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम में कौन-कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले किसी भी हिस्ट्री के स्पेसिफिकली अगर हिस्ट्री को जाननी है तो हमें सोर्सेज़ पता होने चाहिए। सोर्सेज़ मीन्स कि हमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। कोई बुक है, वो एक सोर्स बन सकती है। कोई मॉन्यूमेंट है, वो एज़ अ सोर्स जो है हम ट्रीट कर सकते हैं। कोई इंस्क्रिप्शन मिली है, वो हम एज़ अ सोर्स जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो टेंजिबल थिंग्स भी एंड इनटेंजिबल थिंग्स दोनों चीज़ों को हम क्या एक सोर्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो जैसे हमारे सिलेबस में भी ये मेंशन है कि फर्स्ट जो है हमें सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेज एंड थर्ड इज फॉरेन अकाउंट्स। तो ये दोनों के बारे में हमने ज्यादातर पढ़ा है कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या मिले, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, कॉइन्स हो सकते हैं। देन हमें लिटरेरी सोर्सेज जो बुक्स हमें मिली है, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले वो इसके एग्जांपल्स होते हैं। एंड फॉरेन अकाउंट्स में हम किसे कह सकते हैं कि जो इंडिया में ट्रैवलर्स आए थे, जो इंडिया को एक्सप्लोर करने आए थे, क्या क्या इंडिया में चीजें उन्होंने इंडिया के बारे में या फिर उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी को एक बुक में लिखा, तो उन्हें फॉरेन अकाउंट्स के थ्रू हम इंडिया की जर्नी जान सकते हैं। तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड फॉरेन, ये काफी इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें हिस्ट्री को समझने के लिए। अब देखिए, जैसे भी एक टॉपिक होगा, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सपोज वैदिक एज है या फिर हम कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हम हर टॉपिक के बाद या हर टॉपिक से पहले उसके सोर्सेज देखेंगे कि वो जो टॉपिक है वो हमें किन सोर्सेज से जो है प्रोवाइडेड है या फिर किन सोर्सेज से हम देख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है वो है सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया। देन हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, क्या उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट और क्यों इसे एक अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। किस तरीके की टाउन प्लानिंग थी, किस तरीके के सील्स हमें मिले, कैसे स्क्रिप्ट थी, क्या वो स्क्रिप्ट आज रीडेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिसने इसे डिक्लाइन किया। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आज के सिनेरियो में या फिर आज हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जिस जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है हर एग्जाम के लिए आप देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जैनिज्म भी एंड बुद्धिज्म भी। तो हम देखेंगे कि जैनिज्म कैसे फ्लरिश हुआ, किस तरीके से जो इंडिया है उसमें ग्रोथ होगी, उसका कैसे राइज होगा, किस-किस एरिया में अभी भी जैनिज्म जो है वो फ्लरिश करता है। देन यही सारी चीज़ें बुद्धिज्म से रिलेटेड है। क्या टीचिंग्स थी उनकी, क्या डॉक्ट्रिन्स थी उनकी, जिस तरीके से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इंक्रीज हुआ एंड स्प्रेड हुआ। तो हम सेपरेटली जैनिज्म भी पढ़ेंगे एंड बुद्धिज्म भी पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट मौर्यन एज, कि मौर्यास का जो टाइम पीरियड था, तो मौर्यास के टाइम पीरियड पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा मौर्यास का, मौर्यस के बारे में किससे पता चलता है। जैसे हर चीज, जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी पढ़ेंगे तो हम पहले इसके सोर्सेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक्स थी, कौन कौन सी, जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के बारे में हमें किन बुक से पता चलता है। एनी आइडिया कोई बुक जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है?
सुट्टा पिटाका, त्रिपिटाकास जो थे, राइट हायाम। आई नो त्रिपिटाकास राइट। हायाम को मैं जानती हूँ क्योंकि ये जो मॉर्निंग बैच होते हैं उनमें भी इंक्लूडेड है, और जो अलग स्टूडेंट्स है वो भी अपना नाम मेंशन करिए। 4 स्टूडेंट्स जो है वो लाइव है, तो वो 4 स्टूडेंट्स भी एटलीस्ट अपना एक नाम मेंशन करिए, ताकि फर्दर क्लासेस में मुझे पता रहे कि ये स्टूडेंट कौन-कौन से है। हायाम का आई नो। राइट, आई एम थ्री पिटाकास। तो उसी तरीके से जब हम मौर्य पीरियड में जाएंगे तो मौर्यास के सोर्सेस पता करेंगे। जैसे मौर्यास का एक सोर्स इंडिका है, अर्थशास्त्र है। तो सबसे पहले जिस भी हम ओके लिबी, देन हम सोर्सेस देखेंगे। तो किसी भी पीरियड में जाने से पहले, चाहे वो मौर्यास हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सबसे पहले हम सोर्सेस देखेंगे कि सोर्सेस किस तरीके से है। सोर्सेस से पता चलता है कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन किस साइट से मिली है, किस तरीके से हमें वो सोर्सेस उस एज की इंफॉर्मेशन मिली है। तो मौर्यास में हम सोर्सेस पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनके बारे में, ये सारी चीजें जो है पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लिबी की आपकी ये फर्स्ट था, या इससे पहले भी कोई की है, चाहे मॉर्निंग बैच में? इज इट योर फर्स्ट क्लास? आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है, तो सारी जो थोड़ा पेज ना थोड़ा स्लो करके चलेंगे। कल से हमारी 2 आवर्स की क्लासेस होगी। ओके, देन मौर्यन एज के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्सेस क्या था, इंपॉर्टेंट किंग्स क्या, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट किंग थे और उन्होंने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन करा। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी वो गुप्ताज़ आएगी। गुप्ताज़ का भी रोल जो है वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ब्रॉडर टॉपिक्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी सोर्सेज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, मौर्यास, इंपीरियल गुप्ताज़ या फिर गुप्ताज़। ठीक है, फिर हमारा एक सेकंड पेपर आएगा। सेकंड पेपर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। मीन्स मिडिवल इंडिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो सिलेबस है आपके पास प्रिंट आउट है इसका? इफ अगर नहीं है तो एटलीस्ट जो आप सिलेबस है उसका प्रिंट आउट अब आप अपने पास रखेंगे। देन फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत मीन्स हम मिडिवल इंडिया में आ चुके हैं। एंड जो डायनेस्टीज हम देखेंगे, स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, खिलजी डायनेस्टी देखेंगे। ओके, हाँ, ग्रेट। इन सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज होगी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देन जो मुगल एम्पायर आएगा, दिल्ली सल्तनत के बाद जो इंपॉर्टेंट एम्पायर बिल्ट होता है वो मुगल एम्पायर है। तो हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है। जैसे कुछ चीजें जो है हम थोड़ी सुपरफिशियली पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए डिमांड है, बट टीजीटी के एग्जाम में हमें ये सारी चीजें थोड़ी सी फैक्चुअल बेसिस पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। देन इसके बाद
मिडिवल में हम ये 2 फेजेज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम मॉडर्न इंडिया में आएँगे, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन आईएनसी मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी का हम रोल देखें किस तरीके से मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी, रेवोल्यूशनरी इन सब का एक रोल प्ले होता है, एक रोल होता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें जो है फिर से बिल्ट होती है और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प करती है। ठीक है? तो ये पूरे चीज़ जो हो जाएगी वो मॉडर्न से रिलेटेड हो जाएगी। एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। देन इसके साथ आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इस बार। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड ऑन नहीं होती, बट आपकी टीजीटी के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका वेटेज है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से इवन जो वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न एरा का पढ़ेंगे। हम वर्ल्ड हिस्ट्री एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम पीरियड का नहीं पढ़ेंगे। जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मॉडर्न टाइम पीरियड का पढ़ेंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि यूरोप में एंशिएंट टाइम में क्या हो रहा था, एंशिएंट में क्या सिचुएशंस थी उनकी। हमको क्या देखना है, हमें क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हमें मॉडर्न हिस्ट्री से कंपेयर करते हुए पढ़ना है कि मॉडर्न एज में वर्ल्ड में क्या सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि रेवोल्यूशन आए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, रशियन रेवोल्यूशन आया था, और किस तरीके से इन रेवोल्यूशन ने सारे वर्ल्ड को एक न्यू एक न्यू डेफिनेशन दी हिस्ट्री की, या न्यू डेफिनेशन दी किसी भी, हम कहते हैं जैसे मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, तो इन सब के एग्जांपल्स हमें कहाँ मिलते हैं, या फिर ये सारे सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, इस वर्ल्ड हिस्ट्री में। यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशंस हुए थे वहां से मिलता है। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो ये भी हमें पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि एंशंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये तो जो हमारे हिस्ट्री का पार्ट है ये तो हमें पढ़ना ही है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री भी पढ़नी है, अब ध्यान रखते हुए अरुणाचल को। तो आप ब्रॉडर टॉपिक्स देख लीजिए, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, देन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, और इसको थोड़ा-सा डिटेल में, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और हम ट्राई करेंगे कि हम जो अपना सिलेबस है, वो जल्दी खत्म करते हुए जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे, उससे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमारी कमांड जो है, उस टॉपिक पर बढ़ती रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिलेबस समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो क्लास होगी वो 5 ओ क्लॉक से 7 ओ क्लॉक तक चलेगी। आपको मे बी ग्रुप में जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बट स्टिल मैं आपको एक बार और जो है अपनी साइड से बता रही हूँ कि आपकी ये जो टीजीटी वाली क्लास है उसकी टाइमिंग है 5 पीएम टू 7 पीएम। ठीक है, तो 2 आवर्स की आपकी क्लास होगी। अब जैसे 2 आवर्स की क्लास है तो मैं ट्राई करूंगी कि 1 आवर के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक जो है आपको भी दूं और मैं भी लूं। तो अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, वाटर कंज्यूम करना है, तो आप ये सारी चीजें इसमें कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मेरी साइड से, आपकी साइड से भी वो चीज हो सकती है, बट
जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या प्रॉब्लम होगी? नेटवर्क इश्यू हो सकता है। मेरी साइड से नेटवर्क इश्यू हो सकता है, जिससे क्लासेस जो है वो फिर से रीजनरेट करनी पड़ सकती है। देन यहाँ पे कभी-कभी लाइट कट ऑफ हो सकती है, तो उससे जो है क्लास में डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये सारे ऑनलाइन के इश्यूज़ हैं। बट जो भी इश्यू जब भी सॉल्व होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं अभी क्लास ले रही हूँ और अगर मेरी लाइट कट डाउन हो जाती है, तो हम सारे एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं वर्क कर पाएँगे। तो वो क्लास जो है वो नेक्स्ट डे फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं ग्रुप में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी अगर ये कोई प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। ओके, लिबी, माय नेम इज़ याशना। ठीक है, तो मैं आपकी हिस्ट्री टीचर हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे से मॉर्निंग बैच में भी पढ़ते हैं, एसएससी के लिए या फिर जो स्टेट एग्ज़ाम्स है आपकी, तो मैं हिस्ट्री फैकल्टी से हूँ। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न टाइमिंग से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है, तो हम अभी जो है देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो मैं पेस थोड़ा-सा स्लो चल रही हूँ, ताकि जो फर्दर क्लासेस हो उसमें एटलीस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, टाइमिंग का इश्यू ना हो, अगर कोई ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है तो वो ना हो। क्लासेस खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड होगी, और आप ट्राई करिए कि जो अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते, लाइव क्लास नहीं ले पाते, तो आप नेक्स्ट क्लास आने से पहले अपनी क्लास को फिनिश करके आएँ। एनी प्रॉब्लम एनीवन? एवरीथिंग इज़ क्लियर? येस, आई एम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री वर्ड जो है, उसका क्या मीनिंग होता है? जो हिस्ट्री वर्ड है, उसका मतलब होता है, या फिर जो ये वर्ड जो है, वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन गेन करना। सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं, या फिर सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं। जैसे, और हम ऐसे नहीं कहते कि हमें जितनी भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, सारे इंपॉर्टेंट है। अब सपोज अगर आपने आज जो क्लास ली वो कल आपके लिए हिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो हिस्ट्री या फिर एक फेज होता है, एक पीरियड है जिसका इम्पोर्टेंट है, एक उसका इम्पोर्टेंस है, उसे ही हम हिस्ट्री कह सकते हैं। अब जैसे कल जो मैंने खाना खाया है, फिर कल जो मैंने एक्टिविटीज की, वो मेरी हिस्ट्री नहीं हो सकती, या फिर वो वर्ल्ड में या फिर किसी स्टेट की कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं हूँ। बट जैसे गांधी जी थे, वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उन्होंने कुछ इवेंट्स ऐसे किए, तो वो एक हिस्ट्री में डिनोट होती है। तो हिस्ट्री जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पीरियड के बारे में। और हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री पीरियड जिसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले थे। तो हमें रिटन एविडेंस कौन से फेज में नहीं मिले, या फिर कौन से पीरियड में नहीं मिले? एनी आइडिया? स्टोन एज, राइट? आई एम। देन प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जैसे हयाम है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑलरेडी
थोड़ी-सी पढ़ी हुई है, थोड़ा डीपर नॉलेज के लिए उन्होंने ये कोर्स जॉइन किया है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मे बी जिन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री को एज़ अ डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो मेरा जो फ़ेज़ होगा या फिर मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा-सा हम अपना लेवल जो है वो धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। अभी जैसे मे बी हयाम को पता हो या फिर बाकी स्टूडेंट्स को पता हो कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। बट कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो सारी चीज़ें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बेसिक चीज़ों में ही गलती कर देते हैं। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड जिसमें हमें कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिले थे जिसका एग्ज़ाम्पल है स्टोन एज। देन प्रोटो हिस्ट्री पीरियड जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस तो मिले हैं बट वो रिटन एविडेंस को हम रीड नहीं कर सकते और इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं बट हम उसे अभी तक रीड नहीं कर पाए उसकी स्क्रिप्ट जो है हम अभी तक रीड नहीं कर पाए हैं। देन हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री में होता है कि हमें रिटन एविडेंसेस भी मिले हैं एंड हम उसे रीड भी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री की क्या एग्जाम्पल्स होंगे? सारे एग्जाम्पल चाहे वो मौर्यन एज देखे, गुप्ता एज देखे, मिडिवल पीरियड का कोई दिल्ली सल्तनत देखे, मॉडर्न एज देखे, ये सारे जो है हिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में नो रिटन एविडेंस, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस बट वी डिडंट रीड दैट एविडेंस एंड हिस्ट्री में रिटन एविडेंस भी है हम रीड भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक ही था सोर्सेस कि हमें कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि ऐसे ऐसे एविडेंसेस या फिर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए थे। तो हम हिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्स और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और लिटरेरी सोर्सेज भी टू टाइप के हैं, एक है इंडिजीनियस, एक है फॉरेन। तो जो वो फॉरेन अकाउंट्स हमने देखे थे सिलेबस में वो लिटरेरी सोर्स का ही एविडेंस है। तो इंडिजीनियस में कौन-कौन से आएँगे? एक तो रिलीजियस एविडेंसेस आएँगे और एक सेक्युलर एविडेंसेस आएँगे। रिलीजियस जैसे इंडिया जो है, इंडिया में काफ़ी रिलीजन जो है वो आए और फ्लरिश हुए। सबसे पुराना रिलीजन हिंदुइज़्म है या ब्राह्मणिज़्म है। देन बहुत सारे सेक्ट्स आए थे, जैनिज़्म आया था, बुद्धिज़्म आया था, अजीवक्स आए थे। ये सारे क्या थे? ये सारे सेक्ट्स थे। तो इन्होंने भी अपनी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज जो है शेयर करी होगी। तो ये सारी किससे रिलेटेड है? ये सारे हैं रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस रिलेटेड। तो रिलीजन से रिलेटेड ब्राह्मणिकल सोर्सेस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट। एंड सेक्युलर सोर्सेस क्या होंगे? हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या आएगा कि वो किसी रिलीजन से जो है कनेक्टेड नहीं है। वो इंडिया की सोसाइटिकल चीज़ों को बता रहे हैं, इकोनॉमिकल चीज़ों को बता रहे हैं। अगर हम ध्यान दें, तो अगर आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में एक प्रॉब्लम है, जो हम पास्ट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री स्पेसिफिकली देखते हैं, तो इसमें हमें जो कॉमन पर्सन है, वो कैसे रहते थे, उनके डेली लाइफ कैसी होती थी, उनके एविडेंसेस हमें नहीं मिले। हमें एविडेंसेस किसके मिले? हमें एविडेंसेस मिले किंग्स कैसे रहते थे, उनके पैलेसेस कैसे होते थे, क्वीन कैसे रहती थी, जो इम्पोर्टेंट क्षत्रिय रूलर है, वो कैसे रहते थे, इम्पोर्टेंट ब्राह्मण्स है, वो किस तरीके से रहते थे। तो हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि हमें जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमनर्स है, वो कैसे रहते थे, उनकी फूड हैबिट कैसी थी, वो किस तरीके के क्लोथ्स पहनते थे, ये सारे जो एविडेंसेस है इसके एविडेंसेस हमें कम मिले क्योंकि सोचिए किंग्स है, किंग्स के लिए कोई एक पोएट है या फिर कोई ऑथर होगा, वो बुक लिखेगा और ये सारी चीजें लिखेगा तो किंग इन्हें क्या प्रोवाइड करेगा? इन्हें मनी प्रोवाइड करेगा। अब इन्हें मनी प्रोवाइड करेगा तो ये क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रिजर्व तरीके से ये सारी चीजें करेगा। कॉमन जो पर्सन है वो क्यों अपनी हिस्ट्री लिखेगा या फिर वो क्यों लिखेगा कि हम ये सारे काम करते थे, हम इस तरीके के क्लोथ पहनते थे, इस तरीके का खाना खाते थे। ये सारी चीज़ें कॉमन लोग नहीं लिखेंगे बट किंग्स की ये सारी चीज़ें जो है ये पोएट एंड ऑथर्स जो है अपनी बुक्स में लिखा करते थे। तो हिस्ट्री में ये
कॉमन पॉइंट है या फिर हम ये जो कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है जिससे हमें कॉमन पर्सन के बारे में नहीं पता चला था। और जहाँ पे जब स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया की बात करें क्योंकि किंग्स आना यहीं से इमर्ज्ड हुए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज़ सच हमें कोई किंग्स या फिर किंग्स के एविडेंसेस नहीं मिले, बट यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है। तो हम कह सकते हैं जितने भी हमें कॉमन लोगों के बारे में पता चला है, वो हमें क्या लगता है आपको लिटरेरी सोर्स से पता चला होगा या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से? जो कॉमन पब्लिक है उसके बारे में हमें किस सोर्सेस से पता चला होगा? लिटरेरी सोर्स से या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से? हायाम एंड लिब्बी जो है, उन स्टूडेंट्स का मेरे को नाम पता है और जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ऐड ऑन हुए हैं या फिर लाइव है, वो भी प्लीज़ अपना नाम मेंशन करिए। हायाम राइट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। देखिए, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें कॉमन लोगों का कैसे पता चलेगा कि वो कौन-सी पॉटरी यूज़ करते थे। हमें पॉटरीज़ के एग्ज़ाम्पल मिले हैं, तो पॉटरी के एग्ज़ाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके के यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, जहाँ पे फूड ग्रेन रखा जाएगा, जिसे स्टोर के लिए यूज़ होगा, जहाँ पे वाटर जो है वो कंज़्यूम करा जाएगा। तो ये सारी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? ये सारी चीज़ें हमें कॉमन लोगों के बारे में बताती है। और जैसे लिटरेरी सोर्स है, स्पेसिफिकली अगर हम देखें 95% जो लिटरेरी सोर्सेज़ है, वो हमें किसी किंग के बारे में बताती है या फिर कोई रिलिजियस टेक्स्ट है। आप बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या होगा, किंग के बारे में भी बताएगा, रिलीजन के बारे में बताएगा और थोड़ा-सा कॉमन पर्सन के बारे में भी बताएगा। तो ये सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो जाएँगे। देन बायोग्राफिकल टेक्स्ट, तो किसी बड़े किंग की बायोग्राफी लिखी, जैसे हमने अकबर की देखी, हुमायूँ की देखी, बाबर की देखी, हम चंद्रगुप्त की देखते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है कि एक किंग था जिसने इतने सालों तक रूल किया, उनके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो ये सारे सोर्सेस क्या कौन से होंगे, लिटरेरी सोर्स जिसमें रिटन एविडेंसेस हमें मिले। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो टेंजिबल सोर्सेस है जिसे हम देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। तो दो तरीके के सोर्सेस है, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जैसे अब सोर्सेस की बात आई है तो हम मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि जो जो पीरियड होगा सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि हम उसके सोर्सेस देखें कि हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड से कौन से लिटरेरी सोर्स मिले हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले या फिर कौन से फॉरेन अकाउंट्स मिले। तो ये सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये हमारा काम होगा कि पहले हम उसके लिटरेरी सोर्सेज देखें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखें एंड फॉरेन अकाउंट्स देखें या फॉरेन सोर्सेज देखें। इसे करने से क्या होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में ही ये मेंशन है सोर्सेज पे, तो सोर्सेस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब हायर चांस है, क्योंकि जो चीजें सिलेबस में मेंशन है उसे तो एटलीस्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से कवर करके चलना है। क्योंकि अगर हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे या फिर हम अगर हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे, सिलेबस में जो सारी चीजें दी होगी वो अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे या फिर अगर हम सोर्सेस वाला पार्ट जो है वो छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। क्योंकि जो चीजें सिलेबस में मेंशन है एटलीस्ट हमें उसे बिल्कुल जो है स्किप नहीं करना। तो सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, रिलीजियस लिटरेचर, पेंटिंग, सील्स, पॉटरी, टूल्स, ये सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे जब हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे, तो हम पूरे तरीके से किस पे डिपेंड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। जैसे अगर हम बात करें स्टोन एज, जितना भी पूरा स्टोन एज है, क्योंकि राइटिंग उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी, तो हम पूरी तरीके से किस पे डिपेंड थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे ही। लिटरेरी सोर्सेस कब डेवलप हुए? एनी आइडिया कब से लिटरेरी सोर्सेस जो है वो डेवलप होने दिखाई दिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हमें स्क्रिप्ट्स मिली है।
बट जिसे हम रीड कर पाए, वो कौन सा पीरियड था या फिर वो कौन सा टाइम पीरियड था जब हम लिटरेरी सोर्सेज को रीड कर पाए? राइट है हम वैदिक एज। वैदिक एज एक ऐसा एज है जहां पे जो है राइटिंग डेवलप हुई, हमें एविडेंसेस मिले जिससे हम आज के जो ह्यूमन है, आज के जो हिस्टोरियंस है, वो उस पीरियड में क्या चल रहा था, क्या प्रोसेस था, वो सारी चीजें जान पाए। जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग के एग्जाम्पल हमें अर्लीस्ट पेंटिंग के एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिले? राइट लिबी? अर्लीस्ट पेंटिंग के एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिले? राइट भीमबेटका? भीमबेटका से मिले। सील्स के एग्जाम्पल्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले। पॉटरी के एग्जाम्पल्स भी अर्लीस्ट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं। टूल्स जो है हमें स्टोन टूल से लेकर कॉपर टूल्स, आयरन टूल्स, इन सब के एविडेंसेस मिले, इन सब के आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमें मिले हुए हैं। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होता है कि जो मटेरियल कल्चर है उसके बारे में जो हमें बताता है। कोई भी हमें साइट मिल सकती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है, हमें कोई पॉट मिल सकता है, कोई मॉन्यूमेंट मिल सकता है, कोई कॉइन्स मिल सकता है। ये सारी जो टेंजिबल चीज है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, ये सारी जब स्टडी करते हैं उसे आर्कोलॉजिकल स्टडी कहते हैं या फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं। और ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमें बहुत सारी चीजें बताता है कि उस टाइम पीरियड पे इन्वायरमेंट कैसा था, उस टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसी थी, लोगों की इकोनॉमी कैसी थी, ये सारी चीजें, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे था, ये सारी चीजें जो है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बताते हैं। किसी भी टाइम पीरियड में अगर हम जाए और अगर हमें उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलेंगे, सपोज, अच्छा सपोज एक टाइम पीरियड है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं पता, साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता, हिस्टोरियंस को कुछ नहीं पता, तो आपके पास दो चॉइसेस है, ठीक है? आपके पास चॉइस है कि आप एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस ले सकते हैं या फिर आप लिटरेरी एविडेंस ले सकते हैं। आपके पास चॉइस है कि सिर्फ आप इन दोनों में से कोई एक एविडेंस ले सकते हो। तो आप कौन सा एविडेंस चूज करोगे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स? कौन सा सोर्स जो है आप लोग चूज करोगे? लिब्बी एंड हायाम के अलावा भी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करिए। एटलीस्ट मुझे आप सभी के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के नाम ऐसे विजिबल नहीं होंगे जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। तो आप ट्राई करिए, एटलीस्ट आप अपने नाम मेंशन करिए। कौन सा एविडेंस आप लोग लेना चाहेंगे, आर्कोलॉजिकल या लिटरेरी? कोई भी सोर्स नहीं लेना चाहेंगे आप में से कोई? हायाम, लिब्बी?
Okay, network issues. Khayyam said archaeological source. Ellis said archaeology. Right, archaeological source ले सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास archaeological source होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं, किसी बड़े किंग के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है? और इसमें कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। बट अगर लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स एक ह्यूमन ने लिखा होगा और इसमें जो है एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एरर नहीं होगा तो यहाँ पे जो एक किंग है या फिर एक जो पर्सन है उसकी प्रेज होगी या फिर उसको या तो उसके एडवांटेजेस बताई जाएगी या फिर उसकी डिसएडवांटेजेस बताई जाएगी। तो हमें उस लिटरेरी सोर्स के हिसाब से अपना पूरा क्राइटेरिया जो है वो सेटल करना पड़ेगा। बट अगर हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है तो उससे क्या होगा, हम किसी भी तरीके से हम जान सक अगर हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला तो हम उसके मटेरियल के बारे में जान सकते हैं। वो मटेरियल कितना पुराना है या फिर किस एज का है वो पता चला सकते हैं। मीन्स हमें मटेरियल की नॉलेज होगी, हमें एज किस एज से आया है वो नॉलेज होगी। अगर उसमें कुछ कलर्स ऐड होंगे तो हम उस कलर्स के बारे में जान सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज मिलने से या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम पता लगा सकते हैं अगर हम कंपेयर करें लिटरेरी सोर्स से। दो तरीके के हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, एक मिलते हैं हमें लैंड के नीचे और एक मिलते हैं हमें लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर हमें क्या मिल सकता है, हमें मॉन्यूमेंट मिल सकता है कोई, हमें कॉइन्स मिल सकते हैं, हमें कोई पिलर मिल सकता है। पिलर सारे मॉन्यूमेंट्स में आ जाएंगे। एंड अगर हम डिग करेंगे इस सरफेस को, अगर हम डिग करेंगे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, दोनों तरीके से हम डिग कर सकते हैं। अबे हम हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, हमें कॉइन्स मिल सकते हैं, हमें कोई पोट्री मिल सकती है, कोई क्लोथ मिल सकता है, या फिर कोई बोन्स मिल सकती है। जैसे जितना भी एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन लाइफ में, जितना भी एवोल्यूशन हुआ है उस सब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, हमें हमें जब हमने डिग किया था सरफेस को, जब हमने डिग किया सरफेस के अंदर जब हम गए तो हमें उन सारी चीजों के बारे में पता चला। हम साइंटिस्ट जो थे, हिस्टोरियंस जो थे, जोग्राफिस्ट जो थे, उन सब ने इन सारी चीजों को कहाँ से देखा, जमीन के अंदर से निकाला, सी के अंदर से निकाला, लैंड के अंदर से मतलब कॉन्टिनेंट एंड जो ओशंस है उन सब के अंदर से ये डिगिंग की प्रोसेस हुई। और इस डिगिंग के प्रोसेस से हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चला कि हम हम जैसे कौन और इंसान थे, ह्यूमंस थे, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसा हुआ, लोग पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते थे, बोन्स की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहीं से मिलती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें विजिबल भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे लैंड के अंदर है, जो ग्राउंड के अंदर है, जो सरफेस के नीचे है। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजी पर बहुत कम जो है बजट है। हम आर्कियोलॉजी में इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करते हैं, हम इतनी ज्यादा डिस्कवरीज नहीं कर पाते क्योंकि हमारा उतना बजट नहीं है। जितने भी हम देखेंगे, हमने बहुत कम अपने न्यूज में भी सुना होगा कि यहाँ से ये सारी चीजें मिली। बट जब ये अगर हम फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहां पे ये प्रोसेस जो है बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे लोगों को इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। इंडिया में ये सारी चीजें थोड़ी सी स्लो पेस में, बट आई होप कि ये सारी चीजें जो है ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे आगे बढ़े। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी काफी टाइप में डिवाइडेड होती है कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिक सोर्सेज मिलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि डिग करके मिल सकती है, कि डिगिंग करके हम सरफेस के नीचे क्या-क्या चीजें हैं वो पता कर सकते हैं। एक सरफेस के ऊपर क्या चीज़ है, अगर हमें कोई मॉन्यूमेंट मिला, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अगर हमें कोई कॉइन मिला, कोई इंस्क्रिप्शन मिली, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अब सपोज़ अगर हमें एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? अगर हमें कोई मॉन्यूमेंट मिला, तो मॉन्यूमेंट के नीचे हम डिग नहीं करेंगे, उस मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सर्वे करेंगे,
साइंटिस्ट जो है मटेरियल कल्चर पे ध्यान देगी, जो उसके डिजाइन है मॉन्यूमेंट किस पीरियड का होगा, क्या उसमें इंस्क्रिप्शन मिली है, उन सारी चीजों पे जो है डेवलपमेंट करना स्टार्ट करे, तो एक्सप्लोर करेगी उस मॉन्यूमेंट को, उस पॉइंट को, उस इंस्क्रिप्शन को। पर एक्सकवेशन में क्या होगा, एक्सकवेशन में होगा कि जो अर्थ है उसमें डिग करेगी अंदर जो है, यहाँ से मटेरियल निकालेगी और फिर इसका सर्वे करेगी। अगर हमने या फिर हिस्टोरियंस ने बहुत टाइम तक जो है सॉइल को डिग करा और हमें उससे कॉइन मिला, तो फिर वो कॉइन्स ऊपर लाके हम देखेंगे कि किस पीरियड का है, किस किंग से रिलेटेड है, क्या मटेरियल यूज हुआ था, और क्या ये मटेरियल आज अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो दो तरीके की डिगिंग होती है। एक्सकवेशन जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से जो है एक्सकवेशन किया जाता है। देन एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन में क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन में होगा हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चलेगा, हमें लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। अगर हमें स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज दोनों की नॉलेज है तो हम उस इंस्क्रिप्शन को बहुत इजीली रीड आउट कर सकते हैं। बट अगर हमें स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है और हमें लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो हमें उस इंस्क्रिप्शन को रीड आउट करने में काफी मुश्किल आएगी। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले या फिर हम किसी भी फॉरेन कंट्री का एग्जाम्पल ले, तो हमें जब तक उसके स्क्रिप्ट और अगर उसकी लैंग्वेज की आइडिया नहीं होगा, तो हमें उस इंस्क्रिप्शन को रीड करने में डिफिकल्टी होगी। तो इंस्क्रिप्शन को रीड करने की भी एक स्टडी होती है जिसे एपिग्राफी कहते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, क्योंकि इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाता होगा, कोई कॉमन पर्सन तो नहीं लिखवाता होगा, या फिर इंस्क्रिप्शन को कोई कॉमन पर्सन तो डिनोट नहीं करता होगा। अब एक इंस्क्रिप्शन लिखा, क्या उसे कोई कॉमन पर्सन डिनोट करेगा, नहीं। उसे कौन लिखवाएगा या फिर उससे कौन इंस्क्राइब कराएगा, जो किंग होगा, या तो अपनी प्रेज करवाएगा, प्रेज लिखवाएगा यहाँ पे, या फिर कोई पॉलिसीज जो है वो फॉलो अप कराने के लिए इंस्क्रिप्शन देगा, या कोई नॉलेज देने के लिए, या फिर बताएगा कि मैंने ये वॉर लड़ी थी, ये बैटल लड़ी थी, इसमें मैं जीता, या फिर ये किंगडम को मैंने हराया, ये डायनेस्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। ये सारी चीजें जो है हमें इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। देन पेलोग्राफी क्या होता है, पेलोग्राफी होता है कि जो हमें ओल्ड राइटिंग्स मिली है, ओल्ड राइटिंग्स में लैंग्वेजेस आ जाएगी। अब जो आज हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कितने एवोल्यूशन के बाद आज हम वो लैंग्वेज यूज कर पा रहे हैं। बहुत सारे एवोल्यूशंस हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड ऑन हुई है, बहुत ज्यादा चीजें सब्ट्रैक्ट हुई है। तो जब ओल्ड राइटिंग्स की स्टडी करता है या फिर ओल्ड लैंग्वेजेस की स्टडी करता है, उसे पेलोग्राफी कहते हैं। इसमें इंस्क्रिप्शंस आ जाएगा, इसमें कॉइन्स आ जाएगा, इसमें लिटरेरी सोर्सेज भी आ सकते हैं, क्योंकि लिटरेरी सोर्स मीन्स अगर कोई बुक मिली है, अगर उसमें कोई राइटिंग है, वो सारी चीजों की स्टडी को भी वेलोग्राफी हम कह सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने अगर आपने मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, तो मॉन्यूमेंट पे भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बहुत सारे रिटन एविडेंसेस जो है हमें मिलते हैं। सपोज अगर हम किसी टेम्पल में विजिट करेंगे, तो टेम्पल्स में भी बहुत सारी चीजें इनक्राव होगी, लिखी होगी, जिसमें उस टेम्पल के बारे में पता चलेगा कि वो किसने बनवाया है, किस एज में बनवाया है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारी चीजें उस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलेगी। हमें सील्स में भी इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। स्टोन पिलर मीन्स जैसे कुछ पिलर्स जो है अशोकन टाइम पीरियड पे हमें मिले हैं इसके एग्जाम्पल, जिन्होंने पिलर्स बनवाया और उन पिलर्स पे लिखवाया है। एक हमें प्रशस्तीज मिले, मतलब होता है कि कोई जो किंग है अपनी प्रेस में कुछ चीजें लिखवाता है। तो एक बहुत फेमस प्रशस्ति है, वो कहाँ पर है या फिर उसका नाम क्या है। पिलर प्रशस्ति है, क्या उसका नाम किसी को पता है। प्रशस्ति मीन्स होती है किसी के प्रेज में सारी चीजें लिखी गई। तो एनी आइडिया। राइट, आई एम।
राइट एलिस, राइट हायाम एंड एलिस, लिब्बी आई गेस। और इन सारी जगहों पे हमें रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब जितनी भी नॉलेज हमें मिल सकती है किसी इंस्क्रिप्शन से, किसी रिटन डॉक्यूमेंट से जो किसी पिलर पे है या किसी स्टोन पे है, किसी टेम्पल की वॉल पे है। टेम्पल सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड नहीं था। इंडिया में एंशिएंट में देखें तो जैनिज्म से रिलेटेड भी था, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी था। केव्स के एग्जांपल्स हमें मिले हैं, तो केव्स पे भी बहुत सारी चीजें जो है रिटन एविडेंसेस में हमें मिली है। राइट हायाम एंड एलिस समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड पे भी ये लिखी गई थी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। अब किसी भी अगर मॉन्यूमेंट में आप देखोगे तो सिर्फ मॉन्यूमेंट एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ वो लिटरेरी सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कॉइन है, हम कॉइन को ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि अगर उसमें कोई रिटन एविडेंस हो गया तो वो लिटरेरी सोर्स में भी एड ऑन होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले इंडो ग्रीक्स के, अगर हम यहाँ लिखती हूँ मैं, जैसे अगर हम इंडो ग्रीक के कॉइन्स का एग्जांपल लें, तो इनके कॉइन्स में हमें क्या मिलता है? इनके कॉइन्स जो है एक मटेरियल है, तो मीन्स इसमें आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंस भी मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है क्योंकि। और अगर इन कॉइन्स में किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर हम कह सकते हैं किसी एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी स्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये एविडेंस क्या होगा? ये लिटरेरी सोर्स भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है, जैसे इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन को भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आर्कोलॉजिकल है या सिर्फ लिटरेरी है, क्योंकि आर्कोलॉजी है क्योंकि हमें आर्कियोलॉजी है क्योंकि हमें एक ऐसा वॉल मिला है या फिर एक ऐसा मॉन्यूमेंट मिला है, ऐसा स्टोन मिला है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। बट इस इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है तो ये लिटरेरी सोर्स के अंडर भी आएगा। कुछ प्योरली आर्कियोलॉजिकल होते हैं और कुछ प्योरली लिटरेरी होते हैं, बट कुछ ऐसे भी एविडेंसेस होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी दोनों एविडेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ हमें लैंग्वेज के बारे में पता चल रहा है। जैसे ये जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज प्राकृत जो है वो लिखी हुई है। इससे हमें मटेरियल के बारे में भी पता चलेगा। अगर हम इनटेंजिबल चीजें देखना चाहे तो हमें टेंजिबल चीजें देखना चाहे तो हमें मटेरियल के बारे में पता चल रहा है, लैंग्वेज के बारे में पता चल रहा है। और इसमें जो चीजें लिखी होगी वो या तो किसी किंग को डिनोट होगी या फिर किंग के बारे में बताएगी, उन्होंने किस तरीके से अपने पूरे एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया है, ये सारी चीजें बताने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। इन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि किसी एरिया में या फिर किसी स्टेट में किंग कैसा था, वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, मटेरियल कौन सा यूज होता था। सपोज कुछ मटेरियल है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और अगर उस मटेरियल से उस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है या फिर वो मॉन्यूमेंट बनाया गया है, तो इससे एक और चीज ये पता चलती है कि इंडिया में ट्रेड जो था वो किस कंट्री से था, कि किस कंट्री में वो चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उस कंट्री से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया होगा और वो मटेरियल इंडिया के मॉन्यूमेंट्स में यूज किया है। तो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हम काफी ज्यादा जो हमारे एविडेंसेस है या फिर काफी सारे जो इंफॉर्मेशन है वो भी गेन कर सकते हैं। देन हमें मेन्यूस्क्रिप्ट भी मिली है। मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? पहले जो हमें पहले मिली थी वो मेन्यूस्क्रिप्ट हमें पाम लीफ पे भी मिली थी, क्योंकि पहले जो थे या तो लोग पाम लीव्स पे लिखना स्टार्ट करते थे, देन उन्होंने स्टोन पे लिखना स्टार्ट करा, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन तो बहुत बाद में हुआ है। तो ये सारी चीजें अपने आप को एक्सप्रेस करने का या फिर ये सारी चीजें बहुत पहले से हो रही है। और ये सारी चीजें प्रिंटिंग प्रेस से या फिर जब इन्वेंशन हुआ पेपर का, उन सब चीजों से पहले हो रही थी। जब लोगों के पास पेपर नहीं थे, ये मटेरियल्स नहीं थे, तो वो पाम लीव्स का यूज करते थे, लेदर का यूज करते थे, वुडन टैबलेट्स या फिर वुड
पे लिखने का ट्राई करते थे। तो ये सारी चीज़ों के एविडेंसेस हमें मिले हैं। कुछ एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बिकॉज़ एनवायरनमेंट की वज़ह से, क्योंकि रेनफॉल हो रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल थी, तो ये सारी चीज़ें खराब भी हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास नहीं है। अब जैसे स्टोन है, स्टोन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत जल्दी जो है वो पेरिश नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता है। बट अगर हम लीफ की बात करें, लीव्स की बात करें या फिर हम लेदर की बात करें, ये सारे जो चीज़ें हैं वो खराब हो सकती है। से अगर आप लोग जहाँ पे रहते हो तो क्या आपके एरिया में कोई आर्काइव मॉन्यूमेंट या फिर हम कह सकते हैं आर्काइव से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं? जहाँ पे आर्काइव स्टोर हो या आर्काइव म्यूज़ियम हो, आपके एरिया में आस-पास, या फिर आपने कभी देखा हो आर्काइव म्यूज़ियम, या फिर आर्काइव म्यूज़ियम ना होते हुए अगर कोई दूसरा म्यूज़ियम हो जहाँ पे चीज़ें जो है वो रखी गई हो, तो क्या आप में से कोई म्यूज़ियम कभी विज़िट करा है किसी ने? ओके। तो जैसे अगर अगर आपने म्यूज़ियम विज़िट किया है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ होती है? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिज़र्व करके रखी होती है। एक जो आपने देखा होगा ग्लास का बॉक्स होता है, उसमें छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो रखी होती है। जितनी चीज़ें पुरानी होगी, सपोज़ अगर कोई एविडेंस हमें हड़प्पन टाइम पीरियड से मिला होगा या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड से मिला होगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करके रखी होगी, वो सारी चीज़ें। और स्पेसिफिकली जैसे जो आर्काइव होता है, आर्काइव में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन रखी जाती है या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो अगर कभी आप किसी आर्काइव म्यूजियम में जाने का मौका मिले तो प्लीज आप जाइएगा। उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से, क्योंकि जैसे पेजेस है या फिर बुक्स है वो भी खराब होती है, पेजेस भी खराब होता है, तो उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे डाले जाते हैं, उनमें किसी ऐसी तरीके की गैसेस प्रोवाइड की जाती है जिससे वो चीजें खराब ना हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, सपोज अगर आपने कोई नोटबुक है उसे 3-4 इयर्स तक यूज नहीं करा, तो वो भी थोड़ी थोड़ी येलोइश होने लग जाती है। अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो वो पेजेस भी अगर हम उसे यूज भी नहीं करते तो वो येलोइश होने लग जाते हैं, वो टाइट होने लग जाते हैं। तो ये तो मेनूस्क्रिप्ट है या फिर ये जो लिटरेरी सोर्सेज है वो तो इतने साल पुराने हैं, अगर उनको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो आर्काइव्स म्यूजियम या फिर जितने भी बड़े बड़े म्यूजियम है या फिर छोटे म्यूजियम भी है, वो सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये जो एविडेंसेस है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छे से रख पाए। और एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को है वो ग्लास में रखे जाते हैं, उसमें केमिकल्स यूज़ किया जाता है, उसमें ऐसी गैसेस प्रोवाइड की जाती है जिससे ऑक्सीजन के साथ इनका जो कनेक्शन है वो डिक्लाइन होता रहे या फिर कम होता रहे। अब देखिए, अब बहुत सारी जैसे हमें डेट्स का भी पता चलता है। जैसे अगर हमें कोई मॉन्यूमेंट मिला या फिर हमें कोई कॉइन मिला, तो आज जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ये 363 बीसी का है या 57 बीसी का है, ये सारी चीजें बोलते हैं, तो ये इसकी हमें नॉलेज कैसे मिलती है, हम कैसे जान पाते होंगे? तो डेटिंग मटेरियल भी है, डेटिंग टेक्निक्स भी है, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी है जिससे हम किसी भी मटेरियल का जो है हम डेट भी पता लगा सकते हैं कि वो किस डेट से बिलोंग करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई लिटरेरी सोर्स है, उसके भी हम मटेरियल को यूज करके पता लगा सकते हैं कि वो किस एज में लिखा गया। ठीक है? जैसे हम देखते हैं चाहे वो वैदिक एज का पीरियड हो, हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं 21st है, 8th मंथ है एंड 24th है। अगर हम ये डेट स्पेसिफिक नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट हम ईयर या फिर हम सेंचुरी के आसपास जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप मौर्यास की बात करें या फिर हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, हमें ईयर पता चल जाता है, बट हमें स्पेसिफिक डेट्स जो है वो नहीं पता चलती। तो क्योंकि स्पेसिफिक डेट थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम बात करें
इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, या फिर हमें पता करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर रखी है, हिस्टोरियंस इन सारी चीजों पे इतना वर्क कर चुके हैं कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है चल जाती है। देखिए, आपको ये सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़नी कि रिलेटिव डेटिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी मेंशन कर दी है। बट आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है, जैसे अगर आपने अपनी अगर 10th याद करिए आप थोड़ी सी, जहां आपने बेसिक साइंस पढ़ी होगी, कार्बन के केस में क्या होता है कि हर मटेरियल में कार्बन प्रेजेंट होता है। लिविंग होगा, अगर उसकी डेड बॉडी होगी उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा, तो कार्बन जो है वो हर जगह है। तो कार्बन को काउंट करके, रेडियो कार्बन के थ्रू कार्बन को काउंट करके भी हम देख सकते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो कितना ज्यादा पुराना है। तो इसके डिटेल में नहीं जाना, बस आपको याद रहना चाहिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो किसी के एज, या फिर वो एक ऐसा मेथड है जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है या फिर जो हमारे हिस्टोरियंस है वो यूज करते हैं किसी भी मटेरियल की डेट जानने के लिए कि वो किस डेट में प्रेजेंट था या फिर किस ईयर में प्रेजेंट था। स्पेसिफिक तो नहीं पता लगा सकते, बट अगर हम इन जर्नल देखें तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो काफी यूज होती है। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। और सबका बस एक बार आप नाम देख लीजिए, रिलेटिव डेटिंग है, एब्सोल्यूट डेटिंग है, कार्बन डेटिंग जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देन यूरेनियम लेड डेटिंग है, यूरेनियम का यूज करते हैं। कुछ कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन के अमाउंट काफी कम होता है, तब उसमें हम यूरेनियम लेड डेटिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, इससे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। कार्बन डेटिंग जो है वो आप ठीक से पढ़ सकते हैं, बट और सबके अगर आप नाम भी याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो सिर्फ इसके जो 4-5 मटेरियल है उनके नाम याद रखिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन, आपको 4 पॉइंट्स दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कौन सा एक मेथड है जिससे हम मटेरियल्स की डेट्स पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक ईयर पता कर सकते हैं। तो कार्बन उसमें ऑप्शन होगा और आपको सबसे पहले उसको टिक करना है, क्योंकि वो मोर स्पेसिफिकली चीजें बता सकता है। जैसे अगर हम किसी ट्री का एग्जांपल ले कि ट्री कितना पुराना है, तो उसके लिए भी हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने मे बी डिस्कवरी में या फिर अगर कहीं आपने ट्रीज को कटते हुए भी देखा होगा, तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा ट्रीज के अंदर ऐसा होता है, यहां से वो कार्बन भी जो है वो पता लगा देते हैं कि कितने साल पुराना है ये ट्री। ये सारी चीजें भी जो है इन ट्रीज के थ्रू या फिर इस मटेरियल, इस टेक्निक के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एक ट्री भी कितना पुराना है। ठीक है, चलिए। क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही, समझ आ रहा है सब कुछ? देखिए, हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी चला करेगी, 2 आवर्स की रही होगी। तो जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा चीजें या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है तो आप मुझे बता देना, तो हम 2-5 मिनट्स का जो है वो ब्रेक भी ले लेंगे। ओके। ओके हायाम। ओके एलिस। न्यूमिस्टमैटिक क्या होता है? न्यूमिस्टमैटिक होती है स्टडी ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट से रिलेटेड सारी चीजें। अब पॉइंट से रिलेटेड हमें क्या पता चलेगा? हमें मटेरियल पता चलेगा। बस हमें ये देखते रहना है कि क्या क्या चीजें पता चलेगी। देखिए, हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं है और इतनी फैक्चुअल भी नहीं है, क्योंकि बेचारी हिस्ट्री हमेशा परेशान हो जाती होगी, क्योंकि उसको हमेशा हम सब बोलते हैं कि वो फैक्ट से रिलेटेड है, बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बट कुछ चीजें बहुत बेसिक होती है। अगर उन बेसिक चीजों को हमने क्लियर कर लिया तो हम उसको फैक्ट्स ऐड ऑन करते रहेंगे, तो और ना बोरिंग लगेगी और ना इतनी इंफॉर्मेटिव लगेगी, हमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और आप ट्राई कर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती तो आप उसके विजुअल्स देखने का ट्राई करिए। जैसे अगर आपने, क्योंकि यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब,
बहुत सारी चीजें एनिमेशन फॉर्म में भी है। अगर आपको नहीं समझ आता कि एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन में क्या डिफरेंस है, आप उसकी एनिमीज देख लीजिए, 2-3 मिनट्स की जो वीडियोस है वो देख लीजिए। ट्राई करिए कि जो फॉरेन कंट्रीज के हैं उन पे थोड़े से ज्यादा रिलाय करिए, क्योंकि इंडिया में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो ये सारी चीजों का यूज करिए, चीजों को बोरिंग मत बनाइए, क्योंकि अगर आप बोरिंग बनाएंगे, क्योंकि आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आपका एग्जाम है इसमें, तो आपको इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है इन सारी चीजों में। किसी ने हिस्ट्री में मास्टर्स की है? ओके, हयाम ने की है। ऑलराइट। तो हमें कॉइन्स के बारे में हम क्या सारी चीजें जान सकते हैं? एक कॉइन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? हमें क्रोनोलॉजी बता सकते हैं। क्रोनोलॉजी किससे रिलेटेड? किंग से रिलेटेड, कि कौन सा किंग पहले आया, कौन सा किंग बाद में आया, क्या किंग, कौन सा किंग ज्यादा स्ट्रांग था। सपोज दो किंग है, जिस किंग के टाइम पीरियड में हमें कॉइन्स की एविडेंसेस ज्यादा मिलेंगे, तो इससे हम क्या पिक कर सकते हैं या फिर क्या इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। सपोज सेम किंगडम का किंग है, ये किंग 1 है और एक किंग 2 है, वो किसी ए डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अब ए डायनेस्टी बिलोंग करता है, वो जो फर्स्ट किंग है उसने बहुत सारे किंग्स जो है वो इश्यू करे, और उसने कौन से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इश्यू करे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि किंग 1 जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस था, उस टाइम पीरियड पे उसकी जो डायनेस्टी थी वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस थी। और जो किंग 2 है उसने भी कॉइन्स जो है वो इश्यू करे, बट उसने क्या करा, उसने सिल्वर एंड कॉपर ये कॉइन्स जो है वो ज्यादा इशू करे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वहां पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो कम है। तो ये इन सारी चीजों में हेल्प करता है कॉइन्स, हमें बताता है कि क्रोनोलॉजी कैसी होगी उस टाइम पीरियड पे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, कौन सा किंग, अब जैसे किंग्स है, किंग अपने जो कॉइन्स है उनको कैसे इशू करता है, या तो कोई किंग जो है कैसे इशू करेगा, या जो चीजें वो फॉलो करता होगा वो ही इशू करेगा, या तो जो वो रिलीजन फॉलो कर रहा होगा वो उस तरीके के वो कॉइन बनाएगा जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा। अगर कोई किंग है उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो म्यूजिक वाले कॉइन्स बनाएगा। म्यूजिक वाले कॉइन्स मीन्स उस पे इम्प्रिंट जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड कराएगा, क्योंकि हमें एक ऐसे एविडेंस भी मिले, हम आगे चल के ये चीजें पढ़ेंगे भी, कि हमें म्यूजिक से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो किंग्स मिला है। तो यहाँ से हमें उन किंग क्या फॉलो करते थे ये सारी चीजें भी पता चलती है। टेरिटोरियल एक्सटेंट की कितने तरीके से या फिर कितनी जगह तक वो सारी चीजें जो थी वो स्प्रेड आउट थी हुई थी। अगर हमें कोई कॉइन मथुरा में मिला है और वही सेम मटेरियल सेम तरीके का कॉइन अगर हमें कर्नाटका में मिला है, या फिर हम कह सकते हैं हम्पी में मिला है, तो इससे क्या पता चलता है कि इस टाइम पीरियड का, सपोज मान लीजिए 60 BC मान लेते हैं, 60 BC के टाइम पीरियड पे जो एक किंग है उसका रीजन मथुरा से हम्पी तक था, ये एविडेंसेस मिलते हैं। इस तरीके के एविडेंसेस जो है हमें कॉइन्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स का जो डेवलपमेंट है वो पोस्ट मॉडर्न एज में स्टार्ट हो चुका था। पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज में जब हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पोस्ट मॉडर्न एज में जब फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, फॉरेन इन्वेजन से क्या हुआ था कि कॉइन्स जिस तरीके से पहले बनते थे उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आया था। स्पेसिफिकली जब फॉरेनर्स आए थे इन्वेजन करके, तो उन्होंने कॉइन्स में काफी डेवलपमेंट की थी। उन्होंने जो वो किंग्स थे उन्होंने अपने नाम मेंशन करने स्टार्ट कर दिए थे, अपनी फोटोज लगानी स्टार्ट, फोटोज मींस इम्प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ऐसी चीजें और मटेरियल कल्चर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था कि गोल्ड हमें काफी मिला है, सिल्वर हमें काफी मिला है, निकल हमें काफी मिला है, ये सारे मटेरियल्स भी जो है हमें मिले हैं। तो जैसे शाकास थे, कुशानास थे, इन सब के बारे में भी हमें कॉइन से पता चला है। और इन कॉइन से हमें
एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें भी पता चला। तो कॉइन्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देने में। और कॉइन्स को भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस है या फिर सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, ये नहीं कह सकते। जैसे पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहाँ मिले थे हमें? मौर्यन एज में। मौर्यन एज में डिटेल्स नहीं थी कि किस किंग ने स्टैब्लिश करे, किस तरीके से बने हैं, सिर्फ हमें मटेरियल के बारे में पता चल रहा था। तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में काउंट होते हैं। बट जो इंडो ग्रीक्स ने कॉइन स्टैब्लिश किए थे, जो शाकास ने कॉइन स्टैब्लिश किए थे, उससे हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले और लिटरेरी एविडेंसेस भी मिले। लिटरेरी सोर्सेज में भी हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। देन पेंटिंग, पेंटिंग के बारे से भी या पेंटिंग से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली है। अब जैसे जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे, जो स्टोन एज में लोग रहते थे, ना उनको पता था कि मॉन्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ना उनको पता था कि कॉइन्स क्या होता है, ना उन्हें पता था कि इंस्क्रिप्शन क्या होती है। अब वो क्या करते थे? वो हंट करते थे, फूड गैदर करते थे, एक साथ रहते थे और बस अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं स्टोन एज में रही होती, तो ना मुझे पढ़ना पड़ता, ना मुझे पढ़ाना पड़ता, और मैं मस्त एक केव में रहती, पेंटिंग्स बनाती, हंट करने जाती। मैं एक एलिफेंट भी हंट करना चाहती, तो वो लाइफ थोड़ी सी बेटर होती। कितना नेचर के पास रहते। जैसे आज जो है, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, तो उस टाइम पीरियड पे पेंटिंग करती, केव में रहती, रेन एंजॉय करती, तो वो ज्यादा बेटर रहता। ओके। बट कोई नहीं, जो लाइफ मिली है उसे एंजॉय करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 40s में रिटायरमेंट ले लेंगे, एंड देन एक केव डिस्कवर करके हम उसमें रह सकते हैं। बट गवर्नमेंट रहने नहीं देगी, वो अलग बात है। तो हमें पेंटिंग्स के एग्जाम्पल मिले। पेंटिंग का जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वो भीमबेटका केव से मिले। अब पेंटिंग हमें क्या क्या बताती है, हमें इन पेंटिंग से क्या क्या एविडेंसेस पता चलते हैं? हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, वो हंट करते थे, वो किस एनिमल को हंट करते थे, वो किस प्रोसेस से हंट करते थे, ये पता चला। कौन से एनिमल, क्या बिग एनिमल को हंट करते थे या स्मॉल एनिमल को हंट करते थे, ये सारी चीजें हमें किससे पता चली? पेंटिंग से पता चली। हमें मेल एंड जो फीमेल है उनका रोल्स पता चला कि किस तरीके से उन दोनों का रोल था, कौन कौन से एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट थे, किस तरीके से लोग एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, कौन सा कलर जो था नेचुरली प्रेजेंट था। ये सारी चीजें हमें पेंटिंग से पता चली है। और फिर ये भी बहुत देखने वाली बात है या सोचने वाली बात है कि वो किस कलर्स का या फिर किस टेक्निक का यूज करते थे, कि ये जो कलर है अभी भी जो है हमें विजिबल है, इतने फेड नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें भी जो हिस्टोरियंस है या फिर जो साइंटिस्ट है उनके लिए एक क्वेश्चन बना के रखती है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एविडेंसेस है, बहुत सारी ऐसी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स है जिसके आज तक जो है आंसर नहीं निकल पाया कि कौन से ऐसी टेक्निक यूज की होगी या फिर कौन सा ऐसा मटेरियल यूज किया होगा जिससे ये सारी चीजें कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई या फिर इसको कोई आ, नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे एक एग्जांपल आयरन पिलर जो है उसका है। आयरन पिलर है, ऑक्सीजन से रिलेट करता है, उस पर प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, बट उस पर अभी तक रस्ट नहीं लगा। एक आपने टेम्पल देखा होगा, साउथ इंडिया में है, बहुत इसका मतलब देखा है कि जो पिलर है वो लैंड से कनेक्टेड नहीं है, कुछ स्पेस है, तो वो पिलर कैसे इतनी देर तक या फिर इतने टाइम तक वहां पे स्टेबल है, ये क्वेश्चन है। वहां पे एक टेम्पल भी है जो म्यूजिकल म्यूजिकल पिलर आई गेस उसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अभी भी जो साइंटिस्ट है या जो हिस्टोरियंस है उन्हें परेशान करते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक और क्या चीजें यूज की होगी। तो पेंटिंग भी एक उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन था शायद उनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी या फिर जो उनके पास नॉलेज थी वो आज हमारे पास नहीं है। हम उसके लिए अभी भी जो है रिसर्च कर रहे हैं, और वो लोग खुश तो थे ही, हमसे ज्यादा थे, वो अलग बात है।
सो कोई बात नहीं, हम उनसे जेलस नहीं होंगे, हम अपने ऊपर काम करेंगे। उनसे जेलस होके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी ली, और उन्होंने इतनी अच्छे से अपनी लाइफ जी ली, इसलिए हमें उन्हें इतने डिटेल में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर वो ये सारी चीजें नहीं करते, वो पेंट नहीं बनाते, पेंटिंग नहीं करते, स्टोन टूल नहीं बनाते, तो हम ये सारी चीजें आज मग अप नहीं कर रहे होते, याद नहीं कर रहे होते। सोचिए, अगर अशोका जो इतने सारे पिलर्स नहीं बनवाता, इतने सारे रॉक एडिक्ट्स नहीं लिखवाता, तो हमें सारे रॉक एडिक्ट बैठ के याद नहीं करने पड़ते। तो उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करी, और आज हमें उसको याद करना पड़ रहा है। सो कोई नहीं। देन हमें सील्स के एग्जांपल्स मिले। सील्स के एग्जांपल स्पेसिफिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सील्स के हमें काफी इंफॉर्मेशन मिले है वहां से। और सील्स से क्या है, हाँ याम, आप सेम टाइम पे हंस रहे हैं और रो रहे हैं। ओके। जो सील्स का एग्जांपल है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं सील्स का एग्जांपल, सील्स का यूज कहाँ होता था? किसी टेरिटरी को डिनोट करने के लिए होता था, कि ये जो सील है, सपोज एक स्टार की सील है, उस सील से पता चलता था कि ये जो सील है वो एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, या एक पर्टिकुलर एरिया से एंड एक डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये सारी चीजें जो है हमें पता चलती थी। सील के एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज्यादा देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये जो सील्स है हमें सिर्फ इंडिया में नहीं मिले, हमें मेसोपोटामिया में भी मिले। और इससे हम एक एविडेंस ये लगा सकते हैं, और इंडिया के सपोज हड़प्पा एरिया में मिला है तो लोथल एरिया में भी सेम सील मिला है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेडिंग कितनी ज्यादा थी, ट्रेड किस तरीके से लोग करते थे। ये सारे इंफॉर्मेशन भी जो है हमें मिली है। तो सील्स भी जो है इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, स्पेसिफिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। देन पॉटरी के एग्जांपल्स भी मिले। पॉटरी के एग्जांपल्स हमें काफी टाइम पीरियड तक मिले। पॉटरी से हमें क्या पता चलेगा? पॉटरी में चीजें स्टोर होंगी। अब पॉटरी में जो मटेरियल यूज होगा वो भी देखने वाला है। क्या हमें लोकली अवेलेबल मटेरियल मिला है, या फिर चीजें जो है फॉरेन से मंगवाई गई है और वो मटेरियल बनाया गया है, और ये मटेरियल किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, कि क्या मटेरियल ऐसा यूज किया होगा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की होगी कि ये पॉटरी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब फिर हम, ये नॉर्मल पॉटरी है, अब हमें क्या, कौन से एग्जाम्पल मिले? हमें पेंटेड पॉटरीज भी मिली है, हमें टू कलर्स की पॉटरीज भी मिली है। कि सपोज जैसे ये पॉटरी, यहाँ पे रेड कलर हुआ है और यहाँ पे ब्लैक कलर हुआ है, तो इस पॉटरी को क्या बोलेंगे? रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी। ठीक है। हमें पॉलिश पॉटरी भी मिली है, कि जो पूरा ये मटेरियल है उसे पॉलिश्ड, बहुत ज्यादा शाइनी मटेरियल भी जो है, ये सारी चीजें भी मिला है। तो जैसे जैसे सोसाइटी अपने मटेरियल को डेवलप करती है, अपने आप को डेवलप करती है, तो उसके ये सारी चीजें मटेरियल में भी शो होता है। सपोज अगर हम नॉर्मल है तो मतलब अगर हम, अब नॉर्मली, अब अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो नॉर्मली स्टील के प्लेट में खाना खाएगा, या फिर मे बी स्टील की प्लेट में ही खाना खाते हैं नॉर्मल जो मिडिल क्लास होते हैं। बट जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, सपोज हायाम जो है एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो टीचर बन जाएंगी, उनको अच्छा सैलरी मिलेगी, तो वो क्या करेंगी? वो स्टील के प्लेट में खा रही थी, फिर वो अपनी फैमिली में कॉपर की प्लेट्स लेके आएंगी, या फिर कॉपर ही बोलते हैं जो गोल्डन कलर का होता है, आई गेस, मटेरियल। तो ये सारी चीजें डेवलप होते हुए दिखेगी। तो अगर सब चाहते हैं कि स्टील की प्लेट छोड़ के ग्लास की प्लेट या फिर कॉपर की प्लेट में खाना स्टार्ट करें, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। लगता है सिर्फ आयाम को ही मेरे जोक्स पर हंसी आ रही है, और सभी को मेरे जोक्स लेम लग रहे हैं। पार्डन मी अगर आपको मेरे जोक्स लेम लग रहे हैं, बट ठीक है। ठीक है, तो हमें पॉटरी के एग्जाम्पल्स भी मिले। ठीक है, यहाँ तक हमें सारे लिटरेरी सोर्सेज में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है हमारे लिटरेरी सोर्स में ऐड ऑन होगी। न्यूमेस्टिमेटिक या फिर कॉइन्स,
पेंटिंग, सील्स, पॉटरी, मॉन्यूमेंट, ये सारी चीजें जो है हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड होगी। अब उसके बाद आता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो है इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वैदिक पीरियड से आना स्टार्ट हुआ था, या जो हमें इसके एविडेंसेस है वो वैदिक पीरियड से मिलने स्टार्ट हुए थे। वो वैदिक एज में हमें क्या मिला, हमें लैंग्वेज के बारे में पता चला। जब हमारे पास रिटन एविडेंस आए या फिर रिटन कुछ चीजें अवेलेबल होनी स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, हमें लैंग्वेज के बारे में पता चला, हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, किस जगह पे या फिर किस मटेरियल पे ये सारी चीजें लिखी जाती थी, वो सारी चीजें भी पता चली। और सिर्फ हमें इंडिया के बारे में ये सारी चीजें नहीं पता चली, या फिर इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो ही सारी चीजें नहीं पता चली, हमें जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें जो सारी चीजें डेवलप हो रही थी वो भी पता चली। लिटरेरी सोर्सेज में हमें दो तरीके के सोर्सेज मिले, एक रिलीजियस लिटरेचर और एक सेकुलर लिटरेचर। और इन लिटरेरी सोर्सेज के भी अनदर डिवीजन है। सपोज मानिए कि एक रिलीजियस लिटरेचर है और एक सेकुलर लिटरेचर है। इसमें भी क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। इसमें भी एक प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या होगा, सपोज सेकुलर लिटरेचर है, हम सेकुलर लिटरेचर का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सेकुलर लिटरेचर है, सेकुलर लिटरेचर मींस जिसमें रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज कोई बात ना हो, या फिर रिलीजन से स्पेसिफिकली पूरी तरीके से इन्वॉल्व ना हो। अगर 90% सेकुलर है तो 10% अगर रिलीजियस होगा तो उसे सेकुलर नहीं माना जाएगा। या फिर अगर कोई किंग किसी चीज को फॉलो करा है, किसी रिलीजन को फॉलो करा है और उसके बुक में ये सारी चीजें मेंशन है, तो उसे हम रिलीजियस बुक नहीं कह सकते। रिलीजियस बुक मीन्स होता है जो पूरी तरीके से रिलीजन पे डिपेंड हो, सारी चीजें उससे रिलीजियस से रिलेटेड हो। तो सेक्युलर बुक में अगर हम माने, तो अगर हम माने अकबरनामा का एग्जाम्पल लेते हैं। एनी आइडिया अकबरनामा किसने लिखी थी? बहुत फेमस है ये। ग्रेट हयाम अबुल फजल। हयाम, मुझे लगता है आप टीचर बन ही चुके हैं, आपको सारे फैक्ट्स याद है, ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स याद है। अबुल फजल, राइट। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी थी। और अबुल फजल ने जो बुक ये लिखी थी, तो वो इसके क्या हो गए, प्राइमरी। जो अबुल फजल ने बुक लिखी है वो ये हो गए प्राइमरी रिसोर्स। बट अबुल फजल फजल से जो इंस्पायर होके किसी ने कोई बुक लिखी है जो अकबरनामा से ही रिलेटेड है, सपोज XYZ कोई पर्सन है जिसने अकबरनामा से इंस्पायर होके या फिर उनकी चीजों को रीड करके सारी चीजें लिखी, तो उसे हम सेकेंडरी सोर्सेस बोलेंगे। अब जैसे अबुल फजल है वो मोरलेस अकबर के टाइम पीरियड के ही है ना। बट अगर यही सारी चीजें या अकबरनामा कोई मॉडर्न इंडिया में या फिर हम कहें 18th सेंचुरी में लिखेंगे, तो उसे हम सेकेंडरी सोर्सेस मानेंगे। ठीक है। तो रिलीजियस लिटरेचर के भी प्राइमरी रिसोर्स एंड सेकेंडरी रिसोर्स होते थे। ओ वाओ, हाया ग्रेट। अलाइस, राइट। ग्रेट हायाम, ग्रेट। तो हम कह सकते हैं कि रिलीजियस लिटरेचर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं, सेकुलर लिटरेचर में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं। देन रिलीजियस लिटरेचर कौन सा, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये सारी चीजें आएंगी, बट एक बार हम इसे रीड आउट कर लेते हैं कि इन रिसोर्सेज में क्या है। क्योंकि जब हम ये सारा
जो मटेरियल है या फिर ये सारी जो चीजें सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें क्या क्या एविडेंसेस देते हैं। तो वेदास है, वेदास के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, ऋग्वेदा होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। वेद्स क्या होता है? वेद एक लिटरेरी सोर्स से जो उस टाइम पीरियड में क्या सारी चीजें हो रही थी, क्या सोसाइटिकल चेंज हो रहे थे, किस तरीके से लोग रिलीजन फॉलो करते थे, किस तरीके से पॉलिटिकल चीजें होती है, वो सारी चीजें इस वेदास में जो है वो लिखी गई थी। अब कुछ और रिलीजियस लिटरेचर कौन से थे? या फिर हम फर्दर डिवीजन अगर हम देखें वेदास के अंदर ही, जैसे वेदास है, वेदास के अंदर ही फर्दर डिवीजन था, तो ब्राह्मण्स थे, अरंक्यास थे, उपनिषद्स थे। ये सारी चीजें डोंट वरी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस टाइम पीरियड पे सिर्फ आप ये याद रखिए कि किस किस के पार्ट थे। दैट्स इट। ये सारी चीजें जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो हम डिटेल में कवर करेंगे। ये थोड़े सोर्सेज है तो हम इसे सिर्फ एक रीड देने का ट्राई करते हैं। देन रिलीजियस लिटरेचर में पुराणास भी आएंगे, पुराण जो है। देन एपिक्स आएंगे, दो एपिक्स है इंडिया की, महाभारत एंड रामायण। तो जैसे मैं आपको जैसे अगर हम देखें तो जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं 9th एंड 10th में थी तो हमारे स्कूल में हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट था, तो उसमें एक बुक थी रामायण एंड एक बुक थी महाभारत। और तब हमने थोड़ी थोड़ी पॉलिटी भी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, मतलब 9th 10th में अच्छा खासा हमें पॉलिटी पढ़ा दी गई थी। तो हमें लगता था कि रामायण महाभारत तो एक रिलीजियस बुक है, हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो हम स्कूल में, क्योंकि मेरा जो था वो अ, क्या बोलते हैं उस स्कूल को जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों होता है, एडिट कुछ कहते हैं, गवर्नमेंट एडिट कुछ स्कूल होता है, तो उसमें थी। तो मेरा मानना था कि जो रामायण महाभारत है वो तो एक रिलीजियस बुक है, तो वो इस स्कूल में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस बुक है, तो ये हमारे सिलेबस में क्यों है? यहाँ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वायलेट हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे 9th 10th में थी, बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ऐसे फैसिनेट करती थी, ये सारी जो चीजें है। ठीक है, बट फिर मुझे बाद में ये आइडिया लगा कि जो रामायण एंड महाभारत है ये रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, या फिर हम इसे रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसलिए हम एज अ हिस्ट्री इन एपिक्स को पढ़ रहे हैं। इस एस्पिरेंट ब्लॉक, थैंक गॉड आपने मैसेज तो किया मेरे क्वेश्चन को लेके, थैंक यू। सेमी गवर्नमेंट स्कूल, हाँ उसमें पढ़ी थी। तो मुझे लगता था कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों है। फिर बाद में जाके पता चला कि जो ये एपिक्स है महाभारत और रामायण, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, और ये स्कूल्स में पढ़ाया जा सकता है एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया की हिस्ट्री से डिनोट करते हैं। इंडिया में ये सारी चीजें हुई है और उस हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जा रहा है। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म में कौन कौन से लिटरेचर आए। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बुद्धा की टीचिंग्स थे वो कैसे सेग्रीगेट हुए, बुद्धा के बाद जितने भी इनके स्कॉलर्स आए या फिर जो इनके डिसाइपल्स थे उन्होंने कौन कौन से बुक्स जो है वो लिखना स्टार्ट करा। जैन लिटरेचर में भी ये सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग काउंसिल्स में बहुत सारी बुक्स जो है वो बनी, बहुत सारी टीचिंग्स जो है लोगों के अंदर लोगों के लिए लिखी गई। देन कुछ सेकुलर लिटरेचर भी थे, जैसे राज तरंगिणी का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस हिस्टोरियन है। कहाँ के थे राज तरंगिणी? जो बुक है वो कल्हाना ने लिखी थी। कल्हाना कहाँ के थे? जो कल्हान थे वो कहाँ के थे, कौन से रीजन से बिलोंग करते थे? कश्मीर, राइट। आई एम राइट। ठीक है, देन अर्थशास्त्र है, संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये साउथ इंडिया के बारे में काफी चीजें बताते। तो संगम लिटरेचर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। संगम लिटरेचर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब स्पेसिफिकली हम ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? हम एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न पे तो ध्यान देते हैं और इन सारी चीजों को देखते हैं, बट हमारा जो थोड़ा सा ध्यान है वो इसी एरिया तक रह जाता है। तो ये जो एरिया हम कभी कभी जो है स्किप कर देते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है।
यहीं पे संगम हुआ था, यहीं पे चोला, पांड्यास, चेरास ये सारे जो किंगडम्स है वो इमर्ज हुए थे। और हम इंटेंशनली और कभी-कभी अनइंटेंशनली भी ये सारी चीजें स्किप कर देते हैं, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है क्योंकि हमने इतना डिटेल में कभी पढ़ा नहीं होता। तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे जब हम संगम मेज या फिर साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी देखेंगे, मेघास्तनी है, प्लॉटमी है, हेरोडक्स है, इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे जिस जिस टाइम पीरियड पे आएगा कि ये किस टाइम पीरियड पे आया, किस किंग के कोर्ट में आया, इसका क्या इम्पोर्टेंस था उस कोर्ट में, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब फॉरेन अकाउंट से हमें क्या चीजें पता चली है? फॉरेन अकाउंट में एक तो हमें इंडिया की जो, अब देखिए फॉरेनर्स आया है, दो तरीके से वो इंडिया को डिपिक्ट कर सकता था। एलिस राइट इंडिया को डिपिक्ट कर सकता था, या तो पॉजिटिव वे में या तो नेगेटिव वे में। अब जब ये फॉरेन बुक्स पढ़ते हैं या फिर फॉरेन अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो उसे भी रीचेक करते हैं और कोई नेगेटिव चीजें है उसे भी रीचेक करते हैं। किससे रीचेक करेंगे? जो हमारे इंडिजीनियस अकाउंट्स है या फिर इंडिजीनियसली जो बुक्स लिखी गई है उससे हम रिलेट करेंगे। सपोज किसी ने बोला कि इंडिया जो है उसमें बहुत सारे ट्रीज है, इतने ट्रीज है कि कोई पोल्यूशन नहीं है, मतलब एज अ एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे पोल्यूशन नाम की कुछ चीज ही नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट था। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज है, ये इन्होंने किसी फॉरेन अकाउंट में या फिर फॉरेन ट्रैवलर ने लिखा। और अगर सेम चीज किसी इंडियन ने लिखी है या फिर इंडियन अकाउंट्स में हमें मिलती है कि यहाँ बहुत सारे ट्रीज थे इस एरिया में, तो इस चीज को एक क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट में माना जाएगा और इस फैक्ट को एक रेलेवेंट पॉइंट माना जाएगा, सही पॉइंट माना जाएगा। बट अगर कहीं लिखा कि किसी फॉरेन ट्रैवलर ने लिखा कि ट्रीज जो है इंडिया में सिर्फ 10 ट्रीज है इंडिया में, और इंडिया का जो अकाउंट है उसमें लिखा कि नहीं इंडिया में 10 ट्रीज नहीं है, इंडिया में अराउंड 100 ट्रीज थे, तो हम इससे क्या एविडेंस लगाएंगे या फिर इससे हम क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा एटलीस्ट ट्रीज तो थे, ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया में ट्रीज तो थे ही। कितने थे उस पर डिबेट हो सकती है, बट ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ट्री थे कि नहीं थे, क्योंकि ये दोनों जगह पे इसके एविडेंसेस जो है हमें मिले थे। तो फॉरेन अकाउंट्स को भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसके एविडेंसेस को हम पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी नहीं लेते हैं और रीचेक करते हैं, रिविजिट करते हैं जो इंडिया में अकाउंट्स लिखे गए थे उनसे। अब कुछ चाइनीज ट्रैवलर्स भी आए थे। चाइनीज ट्रैवलर्स यहाँ पे क्यों आते थे? एजुकेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, रिलीजन को सीखने के लिए। कौन सा रिलीजन सीखने के लिए आते होंगे? ये चाइनीज से, चाइना से जो ट्रैवलर्स आए थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो अप करने के लिए आए होंगे? राइट, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए आप बुद्धिस्ट जितने भी मॉन्क्स थे उनकी टीचिंग्स थी उन सब के लिए आए थे। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे क्या था, काफी यूनिवर्सिटीज जो थी वो बिल्ड हो चुकी थी। राइट, एस्पिरेंट ब्लॉक यूनिवर्सिटी जो थी वो बिल्ड हो चुकी थी, जैसे विक्रमशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला थी। ये काफी इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज थी वो इंडिया में स्टैब्लिश थी। इवन इंडिया में ये जो यूनिवर्सिटीज थी इनमें एडमिशन लेने के लिए वहां पे उन्हें संस्कृत का एग्जाम देना होता था। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज हम दे रहे हैं, तो एज अ प्रिलिम्स एग्जाम संस्कृत का देना होता था कि जब तक आप संस्कृत को क्लियर नहीं करोगे या संस्कृत पे आपकी कमांड नहीं होगी तो आप इन सारे यूनिवर्सिटीज में जो है एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे आजकल आइल्स है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, आपको अच्छे से बोलना आता है, तभी आप कुछ कंट्रीज में जा सकते हो एज अ वर्क वीजा और एज अ स्टूडेंट। आप तभी जा सकते हो जब आप आइल्स क्लियर करोगे। स्पेसिफिकली अगर हम देखें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आइल्स एग्जाम देना पड़ता है अगर किसी स्टूडेंट को या तो स्टडी पर्पज से जाना है या तो वर्क पर्पज से जाना है। तो वो सारी चीजें इंडिया में भी होती थी। इंडिया में भी काफी जो
छोटे आइलैंड कंट्रीज है, वहां से भी बहुत सारे लोग जो है इंडिया में एजुकेशन गेन करने के लिए आते थे। तो स्पेसिफिकली एजुकेशन गेन करने के लिए एंड रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, रिलीजन को समझने के लिए ये चाइनीज ट्रैवलर्स जो है वो इंडिया में आए हैं। अब कुछ अरब ट्रैवलर्स भी आए हैं, या फिर जब इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन आया था, या फिर मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, तो उसी साइड से बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स आए थे। वो भी इस्लाम को प्रमोट करने के लिए आए थे। कुछ बहुत सारे, जब इंडिया में इस्लाम इन्वेजन हुआ था, तो बहुत सारी जो बुक्स थी जो संस्कृत में थी, जो पाली में थी, जो प्राकृत में थी, या कोई लोकल लैंग्वेज में थी, उसे ट्रांसलेट करा गया था अरेबिक में, पर्शिया में। ठीक है, यही सारी चीज हम मॉडर्न इंडिया में भी देखते हैं। जब मॉडर्न हम पढ़ेंगे, तो मॉडर्न इंडिया में भी जो इंग्लिश मैन थे या जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारी जो बुक्स है उसे ट्रांसलेट करा था। ठीक है, तो यही सारी चीज हम अरब के साथ भी देखते हैं जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो यहां तक हम पूरे सोर्सेस देख चुके हैं। अब अगर हम फिर से एक बार देखें, जस्ट वेट, अगर हम एक ओवरव्यू देख ले, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने सोर्सेस के बारे में देखा, सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में हमने काफी डिफरेंट टाइप के देखे, जैसे न्यूमेस्टिमेटिक, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, पोट्री, सील्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में हमने सेकुलर सोर्स, रिलीजियस सोर्स, देन फॉरेन अकाउंट्स, चाइनीज अकाउंट्स, अरब अकाउंट्स, एपिक्स, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना कि ये जो सोर्सेज है, आर्कोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, ये दोनों सोर्सेज मिलके जो हिस्ट्री है उसे डिनोट करती है। ठीक है, ये जो है स्पेसिफिकली आज की क्लास हमने देखा। अब आप में से बताइए कि आप में से आज जो हमने पढ़ा वो किस किस को समझ नहीं आया। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप वो सारी चीजें पूछिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि अभी जो है आज की क्लास फर्स्ट क्लास थी, तो मैं थोड़ा स्लो ही चल रही थी। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, ऑफ कोर्स हिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम सेड ऑल क्लियर, बट प्लीज जो और और स्टूडेंट्स है वो सब भी पूछिए, या फिर वो सब भी बताइए। और अगर आपको समझ आया है तो बताइए, आप कमेंट में लिखिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेस बहुत स्लो है, या फिर मेरी वॉइस कम आ रही है, या फिर मैं कुछ ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ या कम डिटेल में बता रही हूँ, तो वो सारी चीजें आप मेंशन करिए। क्योंकि फर्स्ट क्लास है, अगर आपकी डिमांड्स मुझे पता होगी, तो मैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाऊंगी। बट अगर आप सारी चीजें नहीं बताएंगे, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप नहीं बताएंगे, तो वो आपको ही सफर करने को मिलेगा। आपका एग्जाम है, आपको उस चीज के लिए पढ़ना होगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं किसी से भी रिलेटेड। अगर आपको कुछ चीज सही नहीं लगी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वो आप बता सकते हैं कि मैम ये सारी चीजें जो है आप इस तरीके से जो है सही कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो प्लीज आप कमेंट में भी एटलीस्ट ये लिख दीजिए कि आपको क्लियर है सारी चीजें, ताकि मेरे को एक अश्योरेंस जो है वो मिल पाए। चलिए, अगर सबको सब क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। टाइमिंग की तो किसी को कोई इशू नहीं है, 5 to 7 ओके है सभी स्टूडेंट्स के लिए।
टाइमिंग का अगर कोई इश्यू है, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू होगा तो हम देखेंगे, बट अगर सबके लिए सूटेबल है ये टाइम तो फिर यही टाइम रखेंगे। टाइमिंग का कोई इश्यू है? ओके, ऑल राइट। चलिए फिर हम कल मिलते हैं 5 o'clock, और आपकी क्लास जो है वो 5 o'clock रहेगी। याद रखिए ये सारी चीजें। और जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं देख रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, वो भी याद रखिए आपकी जो क्लास है 5 o'clock से होगी। थैंक यू एवरीवन। हम कल मिलते हैं 5 o'clock। अगर कोई भी टाइमिंग का इश्यू होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो सारी चीजें आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। ठीक है, अगर किसी दिन क्लास नहीं हुई या फिर क्लास डिले हो गई, जल्दी करानी है, लेट करानी है, लेट तो नहीं कराएंगे, बट अगर जल्दी करानी है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सारी चीजें आपको ग्रुप में पता चल जाएगी। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।